हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का। तो इस प्यारे से नन्हे से प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आओ और मिलकर पढ़ते हैं और कुछ सिखाते हैं। तो चलो आज क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर। पी वाई क्यू है एक, पी वाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये पिस्टन filled with 0.04 mole of an ideal gas expand reversibly from 50 ml to 375 ml at constant temperature of 37 degrees Celsius. So it does so it absorb 208 joule of heat. The value of Q and W for the process will be पहला ऑप्शन Q बराबर ये पी वाई क्यू है प्लस 208 वर्क है माइनस 208 जूल। बी ऑप्शन Q है माइनस 208 और वर्क है माइनस 208। सी Q है माइनस 208 और वर्क है माइनस प्लस 208। डी ऑप्शन Q बराबर प्लस 208 W बराबर 208, ये माइनस का होगा। चलो तो क्वेश्चन क्या है कुछ। पिस्टन फिल्ड विद 0.0 मोल ऑफ आइडियल गैस, एक सिस्टम है उसमें क्या है 0.04 मोल ऑफ आइडियल गैस भरी है। एक्सपेंड रिवर्सिबली फ्रॉम 50 ml to 10 ml, सही है। कांस्टेंट टेम्परेचर दे दिया है। एज इट डज सो एब्जॉर्ब इतने 208 जूल हीट, मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है हीट तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, प्लस 208 जूल। द वैल्यू ऑफ क्यू एंड डब्ल्यू वर्क पूछा है, लेकिन देखो इधर एक चीज दी है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू होता है और कांस्टेंट टेम्परेचर है तो इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, तो ये जीरो हो जाएगी, मतलब Q बराबर माइनस डब्ल्यू होगा। तो Q अगर 2.08 है तो W क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, माइनस 208 जूल। इतना सिंपल क्वेश्चन था। ऊपर का ये डाटा गिवन था, ये मोल वगैरह और ये सब फर्जी डाटा था, एक्स्ट्रा डाटा इसको बोलते हैं। एक्स्ट्रा डाटा तुमको कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा डाटा देगा एग्जामिनर, लेकिन तुमको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट चलते हैं। कंसेप्ट देखो एक्स्ट्रा डाटा दिया है तुमको घुमाने के लिए। हालांकि इसका Q प्लस होना चाहिए, W नेगेटिव होना चाहिए, ये दो ऑप्शन में है, तो चलो इसको पॉजिटिव कर दो।
तो Q पॉजिटिव है, W क्या है, नेगेटिव। आई थिंक इतनी बात तुमको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं थोड़ी आगे अपने टॉपिक की तरफ। आज मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो एडियाबैटिक प्रोसेस को आज हम स्टार्ट करेंगे। एडियाबैटिक रिवर्सिबल आज कंप्लीट करेंगे और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक इरिवर्सिबल हम कल देखेंगे। तो चलो अभी तो हम थोड़ा और चीज़ें समझना है हमको छोटी छोटी। चलो हीट कैपेसिटी ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ है तो वो बताऊंगा। हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड of any substance to raise its temperature by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो इसको हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला C बराबर Q अपॉन डेल्टा T, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। अब मैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूं। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम देखा जाए तो CV, इधर मैं CV इज इक्वल टू QV डेल्टा T लिख सकता हूं। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा U बराबर Q प्लस W और डेल्टा U बराबर Q माइनस P डेल्टा V लिख सकता हूँ। P डेल्टा V वर्ग डन को माइनस P dV लिख सकता हूँ। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो क्या होगा? ये बी डेल्टा वी क्या होगा? जीरो, डेल्टा वी जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म जीरो हो गई। मतलब डेल्टा यू बराबर क्यू वी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर है, तो ये रिलेशन निकला। तो इधर से एक बात याद रखना, देखो मैं इस टर्म में आगे फॉर्मूला बढ़ा रहा हूँ। क्यू वी को कांस्टेंट वॉल्यूम, इधर कांस्टेंट वॉल्यूम की जगह मैं लिख सकता हूँ डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या निकलेगा? डेल्टा यू बराबर सी बी डेल्टा टी। और अगर एन मोल्स के लिए बात करूं तो डेल्टा यू बराबर एन सी बी डेल्टा टी। ये हमारा फॉर्मूला निकल आया जो हम निकालना चाह रहे थे, ठीक है। अगर मैं, ये हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर मैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करूं, ये तो Q अपॉन डेल्टा टी है। अब मैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो QP अपॉन डेल्टा टी लिख सकता हूँ, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और हमने अभी एंथैल्पी पढ़ के आए हैं। एंथैल्पी बेसिकली किसके लिए? QP हीट, अगर अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर दी जाए तो उसको हीट कैपेसिटी एंथैल्पी भी बोल सकते हैं। तो QP की जगह मैं डेल्टा H अपॉन डेल्टा टी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो डेल्टा H को मैं CP डेल्टा टी लिख सकता हूँ, CP डेल्टा टी। इस टर्म को इधर ले जाओ। अगर मैं फॉर एन मोल्स की बात करूं, फॉर एन नंबर ऑफ मोल, तो इधर से डेल्टा H क्या हो जाएगा? NCP डेल्टा टी। ये चीजें समझ में आई होंगी तो बताओ, इसमें कुछ भी ज्यादा समझने का नहीं था। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये फॉर्मूले याद रखना है। और जो जो डब्बे बनाते जा रहा हूँ वो फॉर्मूले तुमको बेसिकली याद ही रखना है। अब हम मूव कर रहे हैं
मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, amount of heat required, amount of heat required to raise the temperature to raise the temperature of 1 degree Celsius or 1 degree Kelvin of 1 mole substance, of 1 mole substance. इसको क्या बोलेंगे? मोलर हीट कैपेसिटी। अब अमाउंट क्या कर दिया? फिक्स कर दिया है कि 1 मोल, मतलब 1 मोल के लिए फिक्स कर दिया। तो इसका फॉर्मूला होता है Cm का हीट कैपेसिटी अपॉन मोल। अगर मैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करूं, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो CPm लिख सकता हूं और Cp अपॉन n। तो Cp को क्या लिख सकता हूँ? Cp हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, CPm और n, एक फॉर्मूला ये निकल आया। दूसरा, अगर मैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूं तो बेसिकली CBm हो जाएगा और CB अपॉन n। तो बेसिकली CB क्या होता है? n CBm इंटू n, एक फॉर्मूला ये निकल आया। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले निकल आए। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अभी तो ये मोलर हीट कैपेसिटी था। मोलर हीट कैपेसिटी में ये 2 फॉर्मूले तुमको जो कि याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को CS से डिनोट करते हैं, CS से। इसमें क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin of 1 ग्राम सब्सटेंस, 1 ग्राम सब्सटेंस। अब इधर 1 ग्राम के लिए बोल दिया है उसने। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? CS का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का Q अपॉन डेल्टा T और इधर M, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। और मैंने 2 रिलेशन लिखवाए थे फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस CPm माइनस CBm इज इक्वल टू R, पहला फॉर्मूला ये लिखवाया था। और CP माइनस CB इज इक्वल टू NR, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि ये फॉर्मूले आए कहाँ से। बेसिकली ये फॉर्मूले आए कहाँ से, तो फॉर्मूले बेसिकली हम देखेंगे कि कहाँ से आए हैं फॉर्मूले। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले आए कहाँ से हैं वो देखने वाले हैं आप। ठीक है, अब हमारी चर्चा इन्हीं पर रहेगी कि ये फॉर्मूले आए कहाँ से हैं। तो अगर तुमको याद होगा, तुमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, ये वाली इक्वेशन पढ़ी थी। एंथैल्पी पढ़ाया था तब मैंने। एंथैल्पी बेसिकली सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस PV वर्क, इतनी बात हमने पढ़ी थी। तुम नकार नहीं सकती ये बात। ठीक है, अगर तुमने लेक्चर देखे हैं स्टार्टिंग से तो ये इक्वेशन हमने पढ़ी थी। अब फॉर आइडियल गैस कीपिंग
प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट, और टेम्परेचर क्या करेगा, टेम्परेचर वेरीज, टेम्परेचर इधर क्या करेगा, वेरीज करेगा। तो डेल्टा एच की इक्वेशन डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पीवी की जगह पीवी इज इक्वल टू आइडियल गैस के लिए सब बात हो रही है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। तो पीवी की जगह मैं एन आर डेल्टा टी, क्योंकि टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो ये इक्वेशन लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये इक्वेशन लिख सकता हूँ। अब देखो डेल्टा एच और डेल्टा बी अभी हमने फाइंड किया है, डेल्टा एच एन सी पी डेल्टा टी अब अभी हमने फाइंड किया है। डेल्टा एच क्या फाइंड किया है, एन सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू एन सी बी डेल्टा टी इज प्लस एन आर डेल्टा टी। ये दोनों एक डेल्टा एच और डेल्टा यू हमने अभी निकाले थे, मैंने डब्बे में बंद किए थे अभी पहली स्लाइड में ही ये सब, ठीक है। तो अब मैं इस सब पूरी इक्वेशन को एन अपॉन डेल्टा टी से डिवाइड करूँगा, एन अपॉन डेल्टा टी से, एन अपॉन डेल्टा टी से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो एन डेल्टा टी 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 कट गए, तो इधर से क्या आया, सी पी इज इक्वल टू सी बी प्लस आर। तो इधर से मैं लिख सकता हूँ सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर। पहली इक्वेशन ये हमारी निकल आई। सी बी एम सी पी एम सी बी एम सी पी एम सी बी एम इज इक्वल टू आर, ये हमारी इक्वेशन निकल आई है। अब दूसरी इक्वेशन सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू एन आर निकालना है हमको। तो सी पी दूसरी इक्वेशन, अब हमने दूसरी सी पी डेल्टा टी प्लस इज इक्वल टू सी बी डेल्टा टी इज इक्वल प्लस एन आर डेल्टा टी, एन आर डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी काट दो, डेल्टा टी काट दो सब। तो इधर से निकल आया सी पी, इस साइड को सी बी को ले जाओ, सी बी सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू एन आर। तो हमारी दूसरी इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। तो ये तुमको इतना पता चल गया ये इक्वेशन कहाँ से आती हैं। तो बेल एंड गुड। अब हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। कोई कैमरा चल रहा है या नहीं, कैमरा अपना मतलब काम कर रहा है, अच्छी बात है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए पीस ऑफ एल्युमिनियम मेटल weighing 3 ग्राम requires 5.4 joule of heat to raise the temperature from 298 Kelvin to 300 Kelvin. Then find पहला हीट कैपेसिटी, बी ऑप्शन मोलर हीट कैपेसिटी, सी ऑप्शन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हमको तीनों चीज़ें फाइंड करना है। तो बेसिकली सबसे पहले देखो वेट दे दिया है हमको और हीट दे दी है, क्यू दे दी है हमको कितनी 5.4 जूल,
और डेल्टा टी हमको दे दिया है 300 माइनस 298 केल्विन इज इक्वल टू 2 केल्विन। और मोल निकालेंगे 3/27 मतलब 1/9 मोल भी मिल गया है हमको। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हीट कैपेसिटी। पहला है हीट कैपेसिटी को C से डिनोट करते हैं, Q/ΔT। Q कितनी है, Q है 5.4 अपॉन डेल्टा टी है 2, तो इधर से आ गया 2.7 हीट कैपेसिटी आ गई। B निकालेंगे हम मोलर हीट कैपेसिटी। अब निकालना है हमको मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी का हीट कैपेसिटी अपॉन मोल। हीट कैपेसिटी हमारी 2.7 निकली है, 2.7 और मोल है 1/9 मतलब इधर से कैलकुलेट करो 963 6 9 दूनी 18 तेरह 14 24.3 जूल आ रहा है, जूल पर केल्विन। ये क्या है, जूल पर केल्विन। ये क्या है, जूल पर मोल पर केल्विन। अब तीसरी चीज हमारी है सी। अब निकालना है हमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, CS मोलर हीट कैपेसिटी अपॉन एम। हीट कैपेसिटी अपॉन एम, हीट कैपेसिटी कितनी है 27 और मास कितना है 3 ग्राम मतलब 0.9 ग्राम पर मोल जूल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, तो ये हमारे तीनों आंसर हैं 1 2 और 3। ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आई थिंक इतनी बातें समझ में आई होंगी अभी तक। एक और क्वेश्चन करवाते हैं फिर हम एडियाबैटिक प्रोसेस पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली, एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड irreversibly from a pressure of 10 atmosphere to 1 atmosphere against a constant external pressure of 1 atmosphere W reversible at 300 Kelvin is, पहला ऑप्शन है -15.921 किलो जूल, बी ऑप्शन है -11.224 किलो जूल, सी ऑप्शन है -110.83 किलो जूल और डी ऑप्शन है नन। डी ऑप्शन हमारा है नन। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ना है। क्या बोल रहा है, 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड इरिवर्सिबली, मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, प्रेशर इतने से इतने चेंज हो रहा है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट दे दिया है, मतलब डब्ल्यू इरिवर्स वर्क डन पूछा है। क्या पूछा है, कांस्टेंट डब्ल्यू रिवर्सिबल एट डब्ल्यू रिवर्सिबल पूछा है, तो इरिवर्सिबल होगा ना डब्ल्यू इरिवर्सिबल। तो डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, डब्ल्यू बराबर -P एक्सटर्नल
V2 माइनस V1, और हमको वॉल्यूम कहीं भी गिवन नहीं है, वॉल्यूम हमको गिवन नहीं है, वॉल्यूम गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, ये इक्वेशन हमको पता है, तो वॉल्यूम बराबर nRT अपॉन P। टेम्परेचर आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट उसने बोल ही दिया है, तो मतलब प्रेशर अकेला वेरी करेगा क्योंकि नंबर ऑफ गैसेस मोल्स कांस्टेंट है, आर गैस बेसिकली कांस्टेंट है। ये क्या है, आर तो कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस बोल दिया है क्वेश्चन में, तो ये तीनों कांस्टेंट हो गए, मतलब प्रेशर वेरी करेगा। और देखो क्वेश्चन में प्रेशर ही वेरी करवाना है, ठीक है। तो इधर से माइनस पी एक्सटर्नल V2 की जगह में nRT P2 माइनस nRT अपॉन P1 ये लिखूंगा। अब मैं माइनस पी एक्सटर्नल nRT को बाहर निकालूंगा और 1/P2 माइनस 1/P1 लिखेंगे। P एक्सटर्नल कितना है 1 एटमॉस्फेयर, n कितना दे दिया 5, R की वैल्यू हम कितने लेंगे, जूल में आंसर है तो 8.314। टेम्परेचर कितना दे दिया है, टेम्परेचर देखो इधर 300 केल्विन, और 1/P2 कितना है, P2 1 माइनस 1/10, तो इधर से आएगा माइनस 1 इंटू 5 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 10 माइनस 6 9/10, इससे ये कट जाएगा, तो इधर से ओवरऑल जो आंसर आएगा वो -11,224 जूल आएगा, लेकिन हमारे आंसर सभी किलो जूल में है, किलो जूल में है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा -11.224 किलो जूल। और ये ऑप्शन हमारा कौन सा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आई थिंक इतनी बातें तुमको समझ में आई होंगी, इतनी चीज़ें चमकनी चाहिए अभी तक। इधर तक अभी तक कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। अब हम मूव कर रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस और उसमें रिवर्सिबल वर्क देखेंगे आज। एडियाबैटिक में रिवर्सिबल वर्क डन देखेंगे अच्छी तरह से, और फिर अगले लेक्चर में इरिवर्सिबल प्रोसेस देख लेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, जो हाई रखने, नया जो नई चीज़ आती है तो थोड़ी क्यूरियसिटी मतलब क्यूरियस होना ज़रूरी हो जाता है, तो अपने अंदर थोड़ी भूख लाओ पढ़ाई की। मतलब जैसे अगर मैं कुछ नया पढ़ाने जा रहा हूँ तो ये नहीं सोचना है कि बस ये बताएगा हम सुनेंगे, क्यूरियस रहना है कि एक्चुअली ये सिस्टम क्या है, इसमें क्या हो सकता है। थोड़ी क्वेश्चन सेल्फ में क्वेश्चन आने चाहिए कि अच्छा इसमें क्या कुछ सीखने वाले हैं या नहीं, मतलब 4 प्रकार के क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक पहले से करने चाहिए कि हम पढ़ने जा रहे हैं तो सीखेंगे, और मेन फोकस हमारा रखना है कि सीखने का, ठीक है। तो हम सबसे पहले एडियाबैटिक प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होती है वो 0 होती है। इन एडियाबैटिक प्रोसेस, पहला पॉइंट, इन एडियाबैटिक प्रोसेस नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। मतलब क्यों क्या होती है इधर 0, कोई किसी प्रकार की हीट एक्सचेंज नहीं होती है। और इसमें बेसिकली एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सभी वेरिएबल होते हैं, ठीक है। इन एडियाबैटिक प्रोसेस प्रेशर, वॉल्यूम
एंड टेम्परेचर आर वेरिएबल, मतलब क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। थर्ड ये बेसिकली इंसुलेटेड सिस्टम होता है। एक कैसा सिस्टम होता है, आइसोलेटेड इंसुलेटेड, मतलब आइसोलेटेड नहीं, इंसुलेटेड सिस्टम। इट अकर्स इन इंसुलेटेड सिस्टम जिसमें हीट एक्सचेंज ना हो, बेसिकली उसी को इंसुलेटेड सिस्टम। थर्मस फ्लास्क देखा है, थर्मस फ्लास्क में होता क्या है, बेसिकली अगर तुम चाय गर्म करके ले जाते हो, उसमें चाय डाल ली या ठंडा पानी, तो वो काफ़ी देर तक ठंडा रहता है। 100% आइसोलेट मतलब इंसुलेटेड, तो कोई परफेक्ट इंसुलेटेड सिस्टम मिलना मतलब इम्पॉसिबल है। हम एक हाइपोथेटिकल मान के चलते हैं कि इसमें हीट एक्सचेंज 0 होती है, लेकिन 100% एफिशिएंसी नहीं दिखाता। ठीक है, इतनी बात याद रखना। तो चलो अब हम पढ़ते हैं वर्क डन इन एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। वर्क डन इन एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। तो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। ये बात तो हमको पता है, और इधर एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू क्या होता है, क्यू 0 होता है। क्यू 0 होता है तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर डेल्टा यू, और डेल्टा यू को हम क्या लिख सकते हैं, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था एन सी वी टी डेल्टा टी, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ठीक है, और एक रिलेशन हमने पढ़ा था सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर, ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ा था। अब इस पूरी इक्वेशन को सी बी से डिवाइड कर दो, सी बी से तो देखो सी बी से सी बी कट जाएगा, और सी पी अपॉन सी बी ये क्या है, गामा होता है। इसको बोलते हैं पॉइजन रेशियो। क्या बोलते हैं, पॉइजन रेशियो है। तो देखो सी पी अपॉन सी बी, इसको गामा लिख दो -1, ये तो सी बी से सी बी कट जाएगा 1 टाइम आर अपॉन सी बी। तो अगर मैं इसको सी बी को लिखना चाहूँ, सी बी बराबर आर गामा -1, एक चीज ये याद रखनी है, इसी सी बी को मैं इधर पुट करूं तो वर्क देखना क्या आएगा, वर्क रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ रहे हैं, डब्ल्यू रिवर्सिबल क्या आएगा, एन सी बी की जगह आर गामा -1 और डेल्टा टी, मतलब एन आर डेल्टा टी गामा -1 आ रहा है। मतलब इसको T2 माइनस T1 भी लिख सकते हो, T2 माइनस T1। ठीक है, एन आर गामा -1 T2 माइनस T1, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला याद रखना है हमको। और अगर T2 ज़्यादा होगा T1 से तो वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव। अरे T2 ज़्यादा है तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा ना, सभी चीज़ पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव आएगा। अगर T1 ज़्यादा हो गया तो वर्क डन कैसा आएगा, वर्क डन इधर आएगा निगेटिव। ठीक है, इतनी बात समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी। और इसमें अगर एक और फार्मूला ड्राइव करके बता दे रहा हूँ। डब्ल्यू रिवर्सिबल क्या होता है, डब्ल्यू रिवर्सिबल अभी हमने पढ़ा है एन आर T2 माइनस T1 और नीचे गामा -1 था, ये था। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो टी को लिख सकता हूँ एन आर अपॉन पी वी लिख सकता हूँ।
क्या टेम्परेचर को क्या लिख सकता हूँ, पी वी अपॉन एन आर, यही लिख सकता हूँ बिल्कुल। तो इसकी जगह मैं डब्ल्यू रिवर्सिबल का दूसरा फार्मूला हम ड्राइव करने जा रहे हैं, एन आर टी टू की जगह पी टू वी टू, पी टू वी टू अपॉन एन आर माइनस पी वन वी वन अपॉन एन आर लिख दो। और इधर क्या है, गामा माइनस वन तो है ही, एन आर पी टू वी टू एन आर माइनस पी टू वी टू एन आर, और नीचे क्या है, गामा माइनस वन। एन आर से एन आर कट जाएगा, एन आर एक कॉमन ले लो, एन आर, तो एन आर से एन आर कट जाएगा, तो डब्ल्यू रिवर्सिबल का फार्मूला निकलने वाला है। एक दूसरा फार्मूला पी टू वी टू माइनस इधर है पी वन वी वन, पी वन वी वन अपॉन गामा माइनस वन। एक फार्मूला हमारा ये निकलेगा, ठीक है, इसको भी अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। तो हमारे दो फार्मूले डब्ल्यू रिवर्सिबल के निकल चुके हैं। अब हम इंथैल्पी ऑफ चेंज इन इंथैल्पी और निकाल ले रहे हैं, चेंज इन इंथैल्पी। अब हम निकाल रहे हैं चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, सॉरी गॉड। तो डेल्टा एच का हमने फार्मूला पढ़ा था, U प्लस पी वी, मतलब सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस पी वी वर्क, इतनी बात हमने पढ़ी थी। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो अगर प्रेशर वॉल्यूम को कांस्टेंट, मतलब अगर टेम्परेचर को वेरी कर दे, प्रेशर वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के, तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू पीवी की जगह मैं एन आर टी लिख सकता हूँ, और टेम्परेचर वेरिएबल रहेगा तो एन आर डेल्टा टी लिख सकता हूँ मैं या नहीं। और डेल्टा यू का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था एन सी वी डेल्टा टी, आज ही के लेक्चर में। डेल्टा एच बराबर एन सी वी डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी। तो देखो डेल्टा एच बराबर एन डेल्टा टी को कॉमन रख दो, सी वी प्लस आर को निकाल लो। और एक रिलेशन हमने पढ़ा था सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर। तो सी बी प्लस आर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, सी पी के। तो इधर से डेल्टा एच का फॉर्मूला जो निकल के आता है एन सी पी डेल्टा टी, ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, ठीक है। अब फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस देखो, मैं करवा दूंगा तुमको डेरिवेशन, मतलब कुछ तीन रिलेशन है जो कि लिखना है तुमको। मैं डेरिवेशन से भी निकलवा सकता हूँ, डायरेक्ट वो भी लिख सकता हूँ, लेकिन डेरिवेशन ना ही तो अपने सिलेबस में है, और ना ही हमको उसका यूज़ है, और उसको मतलब डेरिवेशन को करने के लिए नहीं बैठ सकते बेसिकली। तो इसलिए मैं उसका डायरेक्ट रिलेशन निकालना चाहूँगा, डायरेक्ट रिलेशन लिख दूंगा और तुमको याद कर लेना है। बेसिकली कभी बिल्कुल 1% इम्पोर्टेंट नहीं है फॉर्मूला, मतलब डेरिवेशन, नहीं तो मैं ड्राइव करवा देता। तो थोड़ा बहुत ट्रस्ट बनाए रखें, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो लॉजिकल और मतलब थोड़ी सोच समझ कर ही बोलता हूँ। डेरिवेशन आता है मैं करवा दूंगा, फालतू में टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम है, सीधे रिजल्ट याद रखने हैं तुमको। तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस तीन रिजल्ट लिखवा रहा हूँ, तीन रिजल्ट आराम से याद रख लेना है तुमको, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तीन रिजल्ट याद रखना है। तो सबसे पहला रिजल्ट है टी वी इज इक्वल टू गामा माइनस वन, ये क्या है, कांस्टेंट। तो इधर से क्या निकलेगा,
PV गामा माइनस वन T1 V1 गामा माइनस वन इज इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस वन, पहला रिलेशन। ठीक है। दूसरा PV इज इक्वल टू गामा, ये क्या है, कांस्टेंट। तो PV गामा इज इक्वल टू P1 V1 गामा P2 V2 गामा। दूसरा रिलेशन ये है। तीसरा रिलेशन PP P क्यू पावर गामा P गामा माइनस वन, ये भी कांस्टेंट है। तो T1 गामा P गामा माइनस वन इज इक्वल टू T2 गामा P2 गामा माइनस वन, ये तीसरा रिलेशन है जो कि तुमको याद रखना है। तो आई थिंक ये तीनों रिलेशन याद रख लेना। डब्ल्यू रिवर्सिबल रिएक्शन, एडियाबैटिक रिवर्सिबल वर्क डन की कहानी हो गई है। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक कंडीशन में इरिवर्सिबल वर्क डन हम कल देखेंगे। आज इतना ही, एब्जॉर्ब करो, ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा एक बार में, क्योंकि मतलब वो डिस्कम्फर्ट जोन में चले जाओगे तुम लोग, इसीलिए इसको इधर ही सीमित रखते हैं। आज के लेक्चर इतना ही रखते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हो गए हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।